रूहानी ने मेज पर झुकते हुए कहा, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। अगर आपको डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना हमारा वक्त कीमती है। सौरभ खड़ा हुआ और धीरे चलकर उसके पास आया। वक्त तो मेरा भी कीमती है। तभी अरब केबिन में बिना नॉक किए अंदर आया। सर, वो मिस्टर देसाई की टीम का मेल आया है। वो कल सुबह हमारी साइट विजिट करना चाहते हैं। और अरे रूहानी, तुम आ गई। आरव ने दोनों के बीच के तनाव को तुरंत भांप लिया। सौर ने अपनी फाइल उठाई और कहा, ठीक है आरव, कल की विजिट की तैयारी करो। मिस मिश्रा, कल सुबह 9 बजे आपको साइट पर होना होगा। और हाँ, मिस्टर आर्यन को भी ले आना, ताकि उसे बुरा न लगे। सौर की बातों में छिपा तंज रूहानी को साफ सुनाई दिया। रूहानी ने सौर की आंखों में चुभती हुई नजर डाली। सौर का आर्यन का नाम लेना उसे चिढ़ रहा था, पर उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और शांति से जवाब दिया, आर्यन टीम का अहम हिस्सा है। वो वैसे भी वहां होने वाला था। आपको उसे इनवाइट करने की जरूरत नहीं थी मिस्टर आहूजा। आर्यन ने देखा कि कमरे का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। उसने स्थिति संभालने के लिए रूहानी को अपनी ओर खींचा। रूहानी, वैसे भी बहुत काम बाकी है। चलो मैं तुम्हें अपडेट्स दे देता हूँ। रूहानी बिना सौर्य की तरफ देखे आरब के साथ केबिन से बाहर निकल गई। सौर्य वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें मेज पर रखी उस डिजाइन फाइल पर थीं जिसे रूहानी ने अभी छुआ था। उसका दिल और दिमाग एक युद्ध लड़ रहे थे। एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ वो बेताबी जो रूहानी को एक बार फिर अपना बनाने के लिए तड़प रही थी। शाम का वक्त था। रूहानी एक पार्क में बैठी किसी का वेट कर रही थी। तभी वहां रिया आती है। रूहानी को देखकर वो दौड़कर आकर उसके गले से लग जाती है। कैसी हो रिया? रूहानी उससे बोली। तभी रिया उससे शिकायत करते हुए बोली, रूहानी, तुम क्यों चली गई थी हमें छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेली हो गई थी। सॉरी रिया, हम जानते हैं हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम चाहकर भी तुम सबको कुछ बता ना पाए। हमें माफ कर दो। रूहानी अपना कान पकड़ते हुए बोली। रूहानी की मासूमियत से कान पकड़ना देखकर रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने रूहानी का हाथ हटाया और पास वाली बेंच पर बैठ गई। रूहानी, अब जब तुम वापस आ गई हो तो क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? रिया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। भाई भाई पहले जैसे नहीं रहे। वो बस एक चलते फिरते रोबोट बन गए हैं। ना हंसते हैं ना बात करते हैं। रूहानी ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने दूर पार्क में खेल रहे बच्चों को देखा और बोली, रिया, कुछ धागे जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश में गांठें पड़ जाती हैं। सौर्य जी और हमारे बीच अब वो धागा ही नहीं बचा। हम अब सिर्फ एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं। रिया चुप हो गई। उसे पता था कि रूहानी को मनाना इतना आसान नहीं होगा। फिर अचानक रिया का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। रूहानी, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसे मैं सब बता सकूं। आरब को तो पता चल गया है और वो बहुत गुस्से में है। रूहानी चौंक गई। क्या बात है रिया? आरब क्यों गुस्से में है? रिया ने अपनी और अबीर की पूरी कहानी रूहानी को सुना दी। कैसे वे मिले, कैसे आरब ने उन्हें कैफे में देख लिया। रूहानी ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना और छुपकर मिलना चीज़ों को मुश्किल बना देता है। आरब तुम्हारा भाई है और इस मामले में भाई अपनी बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आरब को हम समझाएंगे। देखना, वो हमारी बात जरूर समझेगा। रूहानी का भरोसा पाकर रिया के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। थैंक यू रूहानी, मुझे पता था सिर्फ तुम ही मेरी बात समझ सकती हो। दोनों कुछ देर और बातें करती रहीं। फिर रूहानी ने रिया को घर के लिए विदा किया। रूहानी वही बैठी रही और सोचने लगी कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। जो परिवार कभी उसने अपना माना था, आज उसके हर सदस्य की खुशियां और परेशानियां कहीं ना कहीं अभी भी उससे जुड़ी हुई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में आहूजा सिग्नेचर रिजॉर्ट की साइड पर धूल और शोर का माहौल था। रूहानी आज यहाँ यह देखने आई थी कि जो ब्रांडिंग और विजुअल एलिमेंट्स उसने कागजों पर तैयार किए हैं वो रिजॉर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर कैसे लगेंगे। उसने सफ़ेद कुर्ती और नीली जीन्स पहनी थी जिस पर पीला है सेफ्टी हेलमेट और हाथ में एक डिजिटल टैबलेट था। आर्यन उसके साथ खड़ा था। दोनों एक पिलर के पास किसी टेक्निकल स्केच पर चर्चा कर रहे थे। तभी धूल उड़ाती हुई सौर्य की ब्लैक
एसयूवी वहां आकर रुकी। सौर्य और आरब गाड़ी से उतरे। सौर्य की नज़रें सबसे पहले रूहानी पर पड़ी। उसने देखा कि आर्यन बहुत करीब झुककर रूहानी के टेबलेट पर कुछ देख रहा है और रूहानी उसे समझाते हुए मुस्कुरा रही है। सौर्य के चेहरे पर कठोरता आ गई। वह तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा। गुड मॉर्निंग, मुझे उम्मीद है कि काम की प्रोसेस डिजाइन से ज़्यादा तेज होगी। सौर्य की आवाज़ में एक अजीब सी तल्खी थी। रूहानी ने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया, डिजाइनिंग में समय लगता है मिस्टर आहूजा, और हम परफेक्शन चाहते हैं। साइट पर विजिट शुरू हुई। सब लोग अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे के अंदर गए, जहां फिनिशिंग का काम चल रहा था। तभी ऊपर वाली मंजिल की ओर क्रेन के जरिए आयरन रॉड्स का एक बंडल उठाया जा रहा था। अचानक हवा में एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज़ हुई, जैसे लोहे की जंजीर टूट गई हो। अरे हटो, सब नीचे से हटो! ऊपर से एक मजदूर बदहवास होकर चिल्लाया। रूहानी पिलर के नीचे खड़ी अपने टैबलेट पर कुछ लिख रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह से काम में था। उसे ऊपर से गिरते हुए मौत के उस साए का अंदाजा ही नहीं हुआ। आर्यन और आरब कुछ दूरी पर दूसरी तरफ देख रहे थे। रूहानी, सौर्य की आवाज़ पूरी साइड पर किसी धमाके की तरह गूंजी। धड़ाम! पूरी जगह कांप उठी। लोहे के आपस में टकराने की आवाज़ और उड़ती हुई धूल ने सब कुछ धुंधला कर दिया। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रूहानी, सौर्य की आवाज़ पूरी तरह साइड पर किसी धमाके की तरह गूंजी। सौर ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली की गति से झपटा। इससे पहले कि रूहानी ऊपर देखती, सौर ने उसे कमर से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे एक सुरक्षित कोने की तरफ धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिरे। सौर रूहानी के ऊपर था। उसने अपने दोनों हाथों से रूहानी के सर को ढक लिया था। अगले ही पल वह भारी लोहे का बंडल ठीक उसी जगह पर गिरा जहां रूहानी खड़ी थी। धूल धीरे धीरे कम हुई। सौर ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा रूहानी के चेहरे के ठीक सामने था। रूहानी की आंखें डर के मारे कसकर बंद थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सौर का दायां हाथ पूरी तरह से छिल गया था और उससे खून टपक कर रूहानी की सफ़ेद कुर्ती पर गिर रहा था। रूहानी, सौर्य की आवाज़ कांप रही थी। मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? रूहानी ने धीरे से आंखें खोलीं। सौर्य की आंखों में उसे खो देने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आप ठीक हैं? आपके हाथ से? रूहानी की आवाज़ रुक गई। सौर ने राहत की सांस ली और अपना जख्मी हाथ पीछे खींचते हुए उसे सहारा देकर उठाया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम ठीक हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। आर्यन और आरब दौड़ते हुए आए। आर्यन ने रूहानी को थाम लिया। ओ माय गॉड, तुम ठीक हो? सौर, ये क्या हुआ? सौर ने आर्यन का हाथ रूहानी के कंधे पर देखा तो उसके चेहरे का नरम भाव फिर से सख्त हो गया। उसने अपने खून से सने हाथ को अपनी जेब में डाल लिया। आरब, सेफ्टी ऑफिसर को बुलाओ और आज का काम अभी बंद करवाओ। इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सौर ने कड़क आवाज में कहा, जैसे वो अपना दर्द छुपा रहा हो। रूहानी ने देखा कि सौर्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। साइड से ऑफिस लौटते वक्त पूरी गाड़ी में सन्नाटा था। सौर ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा था और खुद पीछे की सीट पर बैठा था। आरब उसके बगल में बैठा था। सौर ने अपना जख्मी हाथ एक रुमाल से लपेटा हुआ था, जो अब पूरी तरह खून से लाल हो चुका था। रूहानी आर्यन की गाड़ी में उसके साथ आ रही थी। ऑफिस पहुंचते ही सौर्य सीधे अपने केबिन में चला गया। रूहानी अपने केबिन की ओर मुड़ी पर उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था, कैसे सौर्य ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। रूहानी ने एक गहरी सांस ली, अपनी मेज से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और बिना नॉक किए सौर्य के केबिन में दाखिल हो गई। सौर्य अपनी कुर्सी पर बैठा दांत भींचकर उस खून से सने रुमाल को खोलने की कोशिश कर रहा था। रूहानी को अंदर आता देख वह ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था मैं ठीक हूँ। सौर ने अपनी आवाज़ में सख्ती लाने की कोशिश की। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति से उसकी मेज पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा, एक कुर्सी खींची और उसके ठीक सामने बैठ गई। उसने धीरे से सौर्य का जख्मी हाथ अपने हाथ में ले लिया। सौर्य की सांसें एक पल के लिए थम गईं। हिलिए मत, रूहानी ने धीमे स्वर में कहा। उसने एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करना शुरू किया। जब दवा जख्म पर लगी तो सौर्य के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली और उसने अनजाने में रूहानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। रूहानी रुकी और उसकी आंखों में देखा। दोनों की नजरें मिलीं। केबिन में लगे एयर कंडीशनर की आवाज़ के अलावा वहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। आपको अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं थी, रूहानी ने पट्टी बांधते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में इस बार तंज नहीं,
बल्कि शौर्य के लिए फिक्र थी। शौर्य ने अपनी नज़रें रूहानी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटाईं। रूहानी की उंगलियां बहुत कोमलता से उसके जख्म पर पट्टी लपेट रही थीं। शौर्य के हाथ की पकड़ रूहानी के हाथ पर थोड़ी और मजबूत हो गई, जैसे वह यकीन कर रहा हो कि रूहानी वाकई उसके सामने है। ज़रूरत थी रूहानी, शौर्य ने बहुत धीमी और भारी आवाज़ में कहा। शायद तुम्हें अपनी जान की फिक्र ना हो, पर मेरी दुनिया तो तुम्हारी सही सलामती से टिकी है। रूहानी के हाथ कांपे। उसने पट्टी को आखिरी गांठ दी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर शौर्य ने उसे जाने नहीं दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, रूहानी ने नजर चुराते हुए कहा। तभी केबिन में अचानक से आर्यन आता है। आर्यन के आते ही सौर झट से रूहानी का हाथ छोड़ देता है। केबिन का माहौल, जो एक पल पहले तक जज्बात और खामोशी से भरा था, आर्यन के आते ही बर्फीला और तनावपूर्ण हो गया। रूह, तुम अभी तक यहीं हो? आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी खटास थी, जो उसने छुपाने की कोशिश तो की, पर नाकाम रहा। मैंने बाहर तुम्हारा काफ़ी इंतजार किया। मुझे लगा तुम घर के लिए निकल गई होगी। रूहानी झटपट खड़ी हो गई और अपनी कुर्ती ठीक करने लगी, जिस पर शौर्य के खून के धब्बे अभी भी नुमाया थे। वो, आर्यन, मिस्टर आहूजा को चोट काफ़ी लगी थी, तो बस वही पट्टी कर रही थी। अब हो गया है। सौर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसका चेहरा फिर से वैसे ही सख्त हो गया था। उसने आर्यन की आंखों में सीधे देखते हुए अपना घायल हाथ टेबल पर रखा। थैंक यू मिस मिश्रा, आप जा सकती हैं। आर्यन रूहानी के पास आया और बहुत ही हक से उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो रूह, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आज का दिन काफ़ी डरावना था। सौर्य की मुट्ठी मेज के नीचे भिज गई। वह नज़ारा उसे अंदर ही अंदर चला रहा था। रूहानी हामी से रिलाकर उसके साथ चली जाती है। रूहानी के जाने के बाद केबिन में पसरा सन्नाटा सौर्य को काटने लगा। मेज पर पड़ा वह खून से सना रुमाल और एंटीसेप्टिक की महक उसे रूहानी के उस छुअन की याद दिला रहे थे, जो अभी कुछ पहले उसके हाथ पर थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी पट्टियों से फिर से खून रिसने लगा, पर उसे इस दर्द की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही दृश्य घूम रहा था, आर्यन का रूहानी के कंधे पर हाथ रखना। उधर आर्यन की गाड़ी में रूहानी गुमसुम बैठी थी। उसकी नजरें अपनी कुर्ती पर लगे खून के उन धब्बों पर जमी थी। रूह, तुम ठीक तो हो ना? आर्यन ने ड्राइविंग करते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मैं ठीक हूँ आर्यन, बस थकान हो गई है। रूहानी ने खिड़की के बाहर देखते हुए संक्षिप्त जवाब दिया। तुम्हें उस इंसान से दूर रहना चाहिए रूह। आज उसने तुम्हारी जान बचाई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके इतने करीब चली जाओ कि वो फिर से तुम्हें चोट पहुंचा दे। आर्यन के लहजे में अधिकार और जलन साफ झलक रही थी। रूहानी ने उसे टोकना चाहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन इस वक्त किसी भी बहस के लिए तैयार नहीं था। रूहानी जैसे ही होटल रूम के अंदर आई, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरानी से बोली, आप? होटल के कमरे का दरवाजा खोलते ही रूहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। सामने सोफे पर निशा और विवान बैठे थे। सरप्राइज! निशा ने दौड़कर रूहानी को गले लगा लिया। हमें लगा था कि तुम हमें पहचानोगी भी नहीं। अब तो तुम बड़ी लंदन रिटर्न ग्राफिक डिजाइनर जो बन गई हो। विवान ने हंसते हुए हाथ मिलाया। और देखो, शादी का कार्ड हाथ में देने के लिए हमें खुद दिल्ली आना पड़ा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही होगा। रूहानी की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन, इनसे मिलो। यह निशा और विमान है, हमारे पुराने और थोड़े पागल दोस्त। और गाइस, ये आर्यन है, हमारा कलीग और एक बहुत अच्छा दोस्त। निशा ने आर्यन को शरारत भरी नजरों से देखा और विवान की तरफ देखकर मुस्कुराई। हेलो आर्यन, रूहानी के साथ काम करना पक्का मुश्किल होता होगा, है ना? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, रूहानी तो ऑफिस की जान है। वैसे आप दोनों को मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन। सब लोग बैठकर बातें करने लगे। निशा और विवान की शादी अगले हफ्ते थी और उन्होंने रूहानी को हर फंक्शन में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। बातों बातों में निशा की नज़र रूहानी की कुर्ती पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी। रूहानी, ये खून के दाग, क्या हुआ तुम्हें? निशा घबरा उठी थी। रूहानी ने असहज होकर अपनी कुर्ती देखी। वो, आज साइड पर एक छोटा सा हादसा हो गया था। मेरा पैर फिसल गया था और झूठ मत बोलो रूह, आर्यन ने बीच में टोकते हुए कहा। आज सौरभ आहूजा ने अपनी जान पर खेलकर रूहानी को बचाया है। ये खून उसी का है। यह सुनकर विवान और निशा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी रूहानी बात पलटते हुए निशा और विवान से बोली, अरे लेकिन तुम दोनों ने तो बताया ही नहीं।
तुम दोनों के बीच ये सब कब हुआ? और तो और तुम दोनों तो छुपे रुस्तम निकले, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। निशा और विवान ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया, जिससे कमरे का गंभीर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। अरे रुहानी, प्यार तो कॉलेज के दिनों से ही था, बस विवान को प्रपोज करने में 3 साल लग गए। निशा ने विवान को चिढ़ाते हुए कहा। विवान ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए बोला, यार मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। खैर अब वक्त आ गया है और हम चाहते हैं कि तुम शादी के सारे फंक्शन में हमारे साथ रहो। कल रात को कॉकटेल पार्टी है, तुम्हें आना ही होगा। रुहानी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। निशा और विवान के जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। आर्यन ने रूहानी की ओर देखा, जो अभी भी अपनी कुर्ती के उस दाग को देख रही थी। रूह, तुम सच में ठीक हो ना? आर्यन ने धीमे से पूछा। सौर आहूजा का जिक्र आते ही तुम और तुम्हारे दोस्त सब अजीब बिहेव करने लगते हो। रूहानी ने आर्यन की आंखों में देखा और एक फीकी मुस्कान दी। अगली सुबह रूहानी जब ऑफिस पहुंची तो उसकी डेस्क पर एक सफ़ेद बॉक्स रखा था। साथ में एक छोटा सा नोट था। रूहानी ने नोट खोला, जिस पर सौर्य की लिखावट थी। कल वाली कुर्ती खराब हो गई थी, उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगी। रूहानी ने बॉक्स खोला। उसमें एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग की चिकनकारी की कुर्ती थी, जिस पर बारीक चांदी का काम किया गया था। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रूहानी को पसंद थी, सिंपल और क्लासी। तभी सौर्य अपने केबिन से बाहर निकला। उसके हाथ पर अब भी पट्टी बंधी थी। उसने दूर से ही रूहानी को उस बॉक्स के साथ देखा। रूहानी की नज़र जैसे ही सौर्य से मिली, उसने बॉक्स को झटके से बंद कर दिया। रूहानी सौर्य से कुछ कहने के लिए बढ़ी रही थी कि तभी अरब रूहानी को देखकर उसे आवाज़ लगाते हुए उसके पास आता है। अरब को देखकर रूहानी रुक जाती है। अरब वहां आते हुए उसे बोला, रूहानी, विवान और निशा के कॉकटेल पार्टी में तुम चल रही हो ना? हाँ, चल रहे हैं। अरब, अच्छा हुआ तुम मिल गए। एक्चुअली हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। रूहानी बोली। तभी अरब बोला, हाँ बोलो। यहाँ नहीं, तुम एक काम करो, लंच टाइम हम कैंटीन में मिलकर बात करते हैं। रूहानी बोली। उसकी बात सुनकर अरब ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। लंच टाइम कैंटीन में अरब और रूहानी एक टेबल पर बैठे थे। अरब रूहानी को देखकर बोला, रूहानी, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? तभी रूहानी उससे बोली, अरब देखो, हम जानते हैं कि तुम जो भी करोगे वो रिया की भलाई के लिए ही करोगे, लेकिन तुम एक बार रिया की बात तो सुन लो। अबीर एक अच्छा लड़का है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार इस बारे में सोच कर देखो। आरब ने जैसे ही अबीर का नाम सुना, उसने अपने हाथ में पकड़ी काफ़ी कमक मेज पर जोर से रख दिया। उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। रूहानी, तुम क्या कह रही हो? आरब ने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ में सख्ती थी। रिया अभी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की बजाय इन सब चक्करों में पड़ रही है। और उस लड़के का क्या? हम उसे जानते तक नहीं। रूहानी ने शांति से आरब का हाथ थाम लिया। आरब, गुस्सा करने से बात नहीं सुलझेगी। रिया को हम सब जानते हैं, वो अपने करियर के लिए कितनी फोकस्ड है और वो अपना अच्छा बुरा समझती है। वो बच्ची नहीं है। आरब, अगर रिया ने अबीर को पसंद किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तुम एक बार उस लड़के से मिलकर बात तो करो। आरब ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वह रूहानी की बात को एकदम से नकार नहीं पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि रूहानी ने हमेशा रिया का एक बहन की तरह ख्याल रखा है। ठीक है रोहानी, आरब ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं उस लड़के से मिलूंगा, लेकिन अगर मुझे जरा भी लगा कि वह रिया के लिए सही नहीं है तो मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो जाऊंगा। रूहानी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। थैंक यू आरब, हमें पता था तुम मेरी बात जरूर समझोगे। आज रात निशा और विवान की कॉकटेल पार्टी है। रिया भी वहाँ आएगी और हम अबीर को भी वहीं बुला लेंगे। तुम शांति से उससे बात करना। आरब ने सिर हिलाया। ठीक है। कैंटीन के कांच वाले दरवाजे के बाहर खड़े सौर्य की नजरें उसी टेबल पर टिकी थीं जहां आरब और रूहानी बैठे थे। वह उनके बीच की गंभीरता को देख रहा था, लेकिन उसका असली ध्यान रूहानी के चेहरे पर था। जैसे ही आरब टेबल से उठकर बाहर निकला, आर्यन हाथ में 2 आइसक्रीम कोन लिए कैंटीन में दाखिल हुआ। उसने बड़ी फुर्ती से रूहानी के सामने वाली कुर्सी संभाली और एक आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई। रूह, ये लो तुम्हारा फेवरेट बटर स्कॉच। आज ऑफिस का तापमान बहुत बढ़ गया है, थोड़ा ठंडा हो जाओ। आर्यन ने चहकते हुए कहा। रूहानी, जो अरब को मनाने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, मुस्कुरा दी।
उसने आइसक्रीम ली और खाते हुए बोली, थैंक्स आर्यन, सच में इसकी ज़रूरत थी। आर्यन ने अपनी आइसक्रीम का एक स्कूप लिया और अचानक रूहानी की नाक पर एक छोटा सा टीका लगा दिया। अरे रूह, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है? वह खिलखिलाकर हंसने लगा। रूहानी चौंक गई और फिर अपनी उंगली से नाक साफ करते हुए उसे चिढ़ाने लगी। आर्यन, तुम कभी सुधरोगे नहीं, बच्चे हो क्या? आर्यन उसकी बातों पर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी कुर्सी की ओर करीब झुक गया। वह रूहानी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी यही मुस्कान देखने के लिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बाहर खड़ा सौरी ये सब देख रहा था। उसके हाथ की पट्टियां जैसे चुभने लगी थी। आर्यन का रूहानी के इतने करीब होना, उसे छूना और रूहानी का उस पर हक से हंसना सौर्य के सीने में आग लगा रहा था। उसे अपनी जान पर खेलकर रूहानी को बचाना याद आया, पर रूहानी के चेहरे पर वो सुकून आर्यन के साथ था, उसके साथ नहीं। सौर ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची, जिससे गांव में फिर से एक टीस उठी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने झटके से कैंटीन का दरवाजा खोला। दरवाजे के टकराने की आवाज़ इतनी तेज थी कि कैंटीन में बैठे कुछ लोग चौंक गए। सौर्य सीधा उनके टेबल की ओर बढ़ा। मीटिंग 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में है और यहाँ पार्टी चल रही है। सौर्य की कड़क आवाज़ ने आर्यन और रूहानी की हंसी को एक पल में सोख लिया। आर्यन अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ। मिस्टर आहूजा, लंच ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे ऑफिस में लंच ब्रेक मेरी मर्जी से ख़त्म होता है मिस्टर आर्यन, सौर ने ठंडेपन से कहा। उसकी नज़र रूहानी की नाक पर लगी उस आइसक्रीम के हल्के से निशान पर थी, जिसे वह पूरी तरह साफ नहीं कर पाई थी। रूहानी खड़ी हो गई। हम आ रहे हैं मिस्टर आहूजा। सौर एक कदम और करीब आया। उसने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और बिना कुछ कहे रूहानी के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। रूहानी पीछे हटने ही वाली थी कि सौर ने उसके कंधे को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। उसने बड़ी नजाकत से लेकिन हक से रूहानी की नाक के पास से वह निशान साफ किया। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ जलन और अधिकार था। अपना चेहरा साफ रखा करो रूहानी, गंदगी मुझे पसंद नहीं, चाहे वो चेहरे पर हो या जिंदगी में। उसने वह रुमाल वहीं टेबल पर फेंक दिया और आर्यन की तरफ एक जलती हुई नज़र डालकर मुड़ गया। रूहानी वहीं जमी रह गई। सौर्य के स्पर्श में आज नफरत से ज़्यादा जलन थी। सौर्य के जाने के बाद कैंटीन में सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी, जबकि रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। सौर्य के रुमाल की खुशबू और उसके स्पर्श की तपिश अभी भी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी। इस आदमी का स्क्रू ढीला है क्या? आर्यन ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और टेबल पर पड़ा वह रेशमी रुमाल उठा लिया। छोड़ आर्यन, वो ऐसे ही हैं। हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए, वरना वो कोई नया तमाशा खड़ा कर देंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल बेहद गर्म था। सौर्य सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठा था। उसकी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं, पर उसका दिमाग कहीं और था। जैसे ही रूहानी और आर्यन अंदर आए, उसने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा। पूरी मीटिंग के दौरान सौर्य ने रूहानी के दिए हर सुझाव को या तो नज़रअंदाज किया या उसमें कमियां निकाली। आर्यन उसे टोकना चाहता था, पर रूहानी ने उसे इशारे से रोक दिया। मीटिंग खत्म होते ही सौर ने कड़क आवाज में कहा, आरब, तुम मेरे केबिन में आओ, बाकी सब जा सकते हैं। शाम को रूहानी होटल के कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक ब्लैक कलर की शिफॉन साड़ी पहनी थी। सादे मेकअप और खुले बालों में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह सौर्य को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देगी। तभी दरवाजा खुलता है और आर्यन अंदर आता है। रूहानी को देखकर उसकी आंखें झपकना भूल जाती हैं। ओह माय गॉड रू, और कितनी बार मेरे दिल लूटोगी? रूहानी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आर्यन ड्रामा बंद करो। आर्यन ने अपना हाथ दिल पर रखा और एक गहरी आह भरी। ड्रामा नहीं रू, हकीकत है। अगर आज पार्टी में किसी को हार्ट अटैक आया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। रूहानी ने हंसते हुए अपना क्लच उठाया। बहुत हो गई तुम्हारी तारीफें, अब चलें। निशा और विवान वेट कर रहे होंगे। इधर आरव और रिया भी पार्टी में जाने के लिए रेडी थे। रिया ने ब्लैक कलर का सुंदर सा गाउन पहना था और आरव ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट डाला था। वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं, सौर घर के कपड़ों में ही सोफे पर लैपटॉप खोले बैठा था। तभी रिया हैरानी से बोली, भाई आप अब तक रेडी नहीं हुए? रिया की बात सुनकर सौर्य उन दोनों की ओर देखकर बोला, मैं जाकर क्या करूँगा, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम लोग जाओ। लेकिन सौर्य भाई, निशा के भैया आपके क्लासमेट थे,
और उन्होंने आपको खुद घर आकर इनवाइट किया है। ऐसे में आप नहीं जाओगे तो निशा को कितना बुरा लगेगा। आरव बोला। सौर्य को सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। इतना कहकर सौर्य रेडी होने अपने रूम में चला जाता है। दादी और दादू जो अब तक उनकी बातें सुन रहे थे, दादी आरव और रिया को देखकर मजाकिया लहजे में बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों का तो जवाब नहीं। ये पहली बार है जब इस छोरे ने इतनी जल्दी कोई बात मान ली हो। तभी संगीता जी वहाँ आते हुए बोली, बेटा तुम लोग आराम से जाना और हाँ, वहाँ बहुत मज़े करना और आते टाइम रूहानी को अपने साथ घर ले आना। वो बेचारी इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगी। घर आएगी तो हम सब भी उससे मिलेंगे। जी मम, आरव बोला। सौर्य के आते ही तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। रूहानी और आर्यन कॉकटेल पार्टी में पहुंच चुके थे। रूहानी जैसे ही अंदर आई, सबकी नजरें उस पर थम गईं। ब्लैक साड़ी में वो वाकई कयामत लग रही थी। आर्यन उसके साथ साए की तरह चल रहा था। तभी विवान और निशा उसके पास आए। निशा ने रूहानी को गले लगाया। रूह, तू तो आज सबको मार ही डालेगी। और आर्यन, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। पार्टी का माहौल पूरी तरह शबाब पर था। संगीत की धीमी धुन, कांच के गिलासों की खनखनाट और इत्र की मिलीजुली खुशबू ने वातावरण को जादुई बना दिया था। निशा और विवान से बात करते हुए रूहानी की हंसी खनक रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार अनजाने में ही प्रवेश द्वार की ओर उठ जाती थीं। तभी पार्टी के बड़े दरवाजों से तीन शख्सियतों ने प्रवेश किया। आरव, रिया और उनके पीछे सौर्य। सौर्य ने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना था, सफ़ेद शर्ट के ऊपर ब्लैक बोटाई और सलीके से सेट किए हुए बाल। वह इतना इम्प्रेसिव लग रहा था कि हॉल में मौजूद कई लड़कियों की बातचीत बीच में ही थम गई। लेकिन सौर्य की नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं। जैसे उसकी नज़र सामने खड़ी रूहानी पर पड़ी, उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। रूहानी काली शिफॉन साड़ी में, गले में एक पतला सा डायमंड पेंडेंट और कानों में छोटे टॉप्स। वह सादगी और खूबसूरती का ऐसा संगम लग रही थी कि सौर्य के चेहरे की शक्ति एक पल के लिए पिघल गई। उसकी गहरी आंखें रूहानी के चेहरे पर ठहर गईं। भाई वो देखो रूहानी। रिया ने उत्साह से सौर्य की बांह हिलाई। सौर्य ने तुरंत खुद को संभाला और अपने चेहरे पर वापस वही ठंडा भाव ले आया। देख लिया, चलो, उसने रूखेपन से कहा। पर उसका दिल जानता था कि आज उसे नज़रअंदाज करना कितना मुश्किल होने वाला है। आरव और रिया दौड़कर रूहानी के पास पहुंचे। रूहानी, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। यू लुकिंग स्टनिंग, रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। आरव ने सीटी बजाते हुए कहा, शांतिपुर एक्सप्रेस तो आज बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सबके दिलों को चीर रही है। क्या बात है रूहानी। रूहानी शर्माते हुए मुस्कुराई। थैंक यू आरव, थैंक यू रिया। फिर उसकी नज़र पीछे खड़े सौर्य पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिली। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। रूहानी को लगा जैसे सौर्य की आंखों में कुछ था, शायद तारीफ या शायद कुछ और, जिसे वह पढ़ नहीं पा रही थी। तभी आर्यन ने आगे बढ़कर सौर्य की ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टर आहूजा, मीटिंग के बाद इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। सौर्य ने आर्यन के हाथ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जेब में हाथ डाल लिए और ठंडी आवाज में बोला, दुनिया बहुत छोटी है मिस्टर आर्यन, और यह पार्टी मेरे क्लासमेट की है, तो मेरा आना लाजमी था। माहौल में अचानक तनाव बढ़ गया। विमान ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अरे भाई, अब जब सब मिल ही गए हैं तो चलिए ड्रिंक्स लेते हैं। रूहानी, क्या तुम लोगी? हम बस जूस लेंगे, रूहानी ने कहा। मैं इसके लिए ले आता हूँ, आर्यन ने तुरंत कहा और रूहानी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे काउंटर की तरफ ले जाने लगा। सौर्य की मुट्ठियां भिज गईं। आर्यन का रूहानी को छूना उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी निशा का भाई अंकित, जो सौर्य का दोस्त था, वहां आया। सौर्य, मेरे यार, तू आ गया। मुझे लगा तू फिर से वर्कहॉलिक बन के घर पर बैठा होगा। अंकित ने सौर्य को गले लगाया और फिर उसकी नज़र सौर्य की नज़रों का पीछा करते हुए रूहानी पर पड़ी। वाह, ये परी कौन है? तुमने मिलवाया नहीं? अंकित ने रूहानी की ओर देखते हुए पूछा। तभी सौर्य बोला, रूहानी है वो, आरव और रिया की दोस्त। अच्छा, लेकिन तेरी शक्ल देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है, अंकित बोला। अंकित की बात सुनकर सौर्य ने अपनी नज़र घुमा ली और कड़े स्वर में कहा, ज़्यादा दिमाग मत चला अंकित, और अपनी ड्रिंक एंजॉय कर। अंकित हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तूने देर की तो तेरा ये कॉम्पिटिटर आर्यन बाजी मार ले जाएगा। देख तो सही कैसे साय की तरह उसके साथ चिपका हुआ है। सौर ने पलट कर देखा। आर्यन जूस का गिलास रूहानी को पकड़ा रहा था और कुछ ऐसा कह रहा था जिससे रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी की खनक ने
सौर्य के सीने में जलन की एक और लहर पैदा कर दी। तभी अंकित ने शरारत में कहा, छोड़ यार, तू नहीं मिलवाएगा तो मैं खुद जाकर बात करता हूँ। ऐसी ब्यूटी से जान पहचान तो बनती है। सौर्य ने अंकित को रोकने की कोशिश की, पर वह तब तक रूहानी के पास पहुंच चुका था। हाय मिस रूहानी, मैं अंकित, सौर्य का बेस्ट फ्रेंड और आज की शाम का आपका सबसे बड़ा प्रशंसक। अंकित ने बड़े अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूहानी थोड़ा झेप गई। जी नमस्ते। नमस्ते नहीं, हाथ मिलाइए, हम दिल्ली वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। रूहानी जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने लगी, तभी पीछे से सौर्य की आवाज़ आई। अंकित, बहुत हो गया। सौर्य अब उनके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसने रूहानी और अंकित के बीच एक दीवार की तरह अपनी जगह बना ली। उसकी मौजूदगी इतनी इम्प्रेसिव थी कि आर्यन भी 2 कदम पीछे हो गया। उसने अंकित का हाथ पकड़ और उसे एक साइड ले आया। अंकित उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। तभी एक अनाउंसमेंट हुई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब शाम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब वक्त है आज की शाम के सबसे रोमांटिक हिस्से का, कपल डांस। तो अपनी पसंद के पार्टनर का हाथ थामिए और फ्लोर पर आ जाइए। जैसे ही संगीत की धीमी और मखमली धुन शुरू हुई, हॉल की लाइटें थोड़ी कम हो गईं। आर्यन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने रूहानी की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े आत्मविश्वास के साथ, रूह, क्या इस डांस के लिए मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा? सौर्य जो अंकित को एक तरफ ले गया था, उसकी नज़रें बाज की तरह रूहानी और आर्यन पर टिकी थीं। जब उसने आर्यन को हाथ बढ़ाते देखा तो उसके चेहरे पर जबड़ा सख्त हो गया। अंकित ने सौर्य की कलाई पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देख क्या रहा है सौर्य, बाजी हाथ से निकल रही है। आर्यन रूहानी को डांस फ्लोर पर ले आया। आरव और प्रिया साथ में डांस कर रहे थे। अबीर भी आ चुका था और वो रिया के साथ डांस कर रहा था। विवान और निशा साथ में डांस कर रहे थे। सौर्य की नज़र रूहानी और आर्यन पर ही थी। सामने से बेटा ड्रिंक लेकर आ रहा था। सौर्य ने बेटर को रोका और एक ड्रिंक का गिलास उठा लिया। सौर्य ने एक ही घूंट में वो कड़वी ड्रिंक खत्म की, लेकिन उसके सीने में जो जलन थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखें डांस फ्लोर पर जमी थीं, जहां आर्यन ने बड़े हक से रूहानी की कमर पर हाथ रखा हुआ था। सौर्य ने एक के बाद एक कई ड्रिंक्स गले से नीचे उतार ली थी। उसका संयम जवाब दे रहा था। जब उसने देखा कि आर्यन ने रूहानी को अपनी बाहों में और भी करीब खींच लिया है, तो सौर्य के सीने में जल रही जलन अब एक ठंडी नफरत में बदल गई। उसने हाथ में पकड़ा खाली गिलास बेटर की ओर बढ़ाया, अपनी आंखें एक आखिरी बार रूहानी और आर्यन पर टिकाईं और बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़कर पार्टी हॉल से बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक हल्की सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पत्थर की तरह सख्त था। डांस खत्म होते ही हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन रूहानी का मन अभी भी सौर्य की उन दहकती आंखों और अचानक वहां से चले जाने की उलझन में था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसकी नज़र आरव और रिया पर पड़ी, जो अभी डांस फ्लोर के पास ही थे। रूहानी ने हाथ के इशारे से उन दोनों को अपने पास बुलाया। तभी अबीर भी, जो काफ़ी समय से रिया को ही देख रहा था, धीरे से उनके पास आकर खड़ा हो गया। अबीर और रिया के बीच की खामोश केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। अबीर को रिया के इतने करीब देखकर आरव ने अपनी बाहें सिकोड़ी और अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हुए अबीर से कहा, पार्टी और डांस अपनी जगह है, लेकिन याद रखना, रिया मेरी इकलौती छोटी बहन है। अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अबीर थोड़ा सकपकाकर बोला, अरे नहीं आरव, मैं तो बस। रिया ने रूहानी की ओर देखा। रूहानी ने अपनी पलकें झपकाई। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही समझदारी से कहा, आरव, अबीर को डराना बंद करो, वह कोई पराया नहीं है। और अबीर, आप भी डरो मत। अगर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सच में कुछ है, तो ऐसे लुका छिपी खेलने से बेहतर है कि तुम लोग बैठकर साफ बात करो। रूहानी ने आरब की आंखों में देखते हुए आगे कहा, आरब, तुम एक भाई होने के नाते फिक्रमंद हो और ये सही है, पर अबीर और रिया के जज्बातों को समझने की कोशिश करो। तुम दोनों, आरब और अबीर को रिया की खुशियाँ चाहिए और इन दोनों के फ्यूचर को लेकर एक मैच्योर तरीके से बात करो, ना कि इस तरह धमकियां देकर। रूहानी की बात सुनकर आरब थोड़ा शांत हुआ। उसे एहसास हुआ कि रूहानी सही कह रही है। उसने अबीर की तरफ देखा और कहा, ठीक है रूहानी, तुम कह रही हो, इसलिए मैं इससे बात करने के लिए तैयार हूँ। अबीर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर सिर हिलाया। रिया ने रूहानी को धीरे से कोनी मारी
और फुसफुसाकर कहा, थैंक यू रूहानी, तुमने तो कमाल कर दिया। रूहानी मुस्कुरा दी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, तुम लोग आराम से बैठकर बात करो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर रूहानी वहाँ से चली जाती है। उसकी नज़र सौर्य को ही ढूंढ रही थी। पार्टी के चमकते हुए हॉल से बाहर निकलते ही रूहानी को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। शोर अब धुंधला हो चुका था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने चारों ओर देखा, पर सौर्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह कॉरिडोर से होते हुए होटल के पिछले हिस्से वाले गार्डन की तरफ बढ़ी। वहां दूर बेंच पर एक साया बैठा दिखा। पास पहुंचते ही उसने देखा कि सौर्य अपनी गर्दन पीछे की ओर झुकाए आंखें बंद किए बैठा था। उसकी एक हाथ में गिलास था और दूसरे हाथ की पट्टी अब ढीली होकर लटक रही थी। रूहानी उसे इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। सौर्य का वह पत्थर जैसा चेहरा आज बिखरा हुआ था, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द उसकी लड़खड़ाहट बनकर बाहर आ गया हो। रूहानी जानती थी कि इस हालत में उसे घर भेजना या गाड़ी चलाने देना खतरनाक होगा। उसने धीरे से सौर्य का कंधा हिलाया। मिस्टर आहूजा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? सौर ने अपनी लाल और बोझिल आंखें खोलीं। रूहानी को सामने देख उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। रूहानी, तुम यहाँ भी आ गई? जाओ अपने उस आर्यन के पास, उसे बुरा लगेगा। आर्यन की बात सुनकर रूहानी समझ जाती है कि सौर्य अभी होश में नहीं है। उसे नशे की हालत में देखकर रूहानी खुद से बोली, ये तो बिल्कुल भी होश में नहीं है, हमें आरब को बताना होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी सौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है। रूहानी उसकी ओर देखने लगती है। तभी सौर्य नशे की हालत में ही बोला, क्यों क्यों तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए मुस्कान नहीं होती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? सौर्य के शब्दों में छिपे दर्द ने रूहानी के कदमों को वहीं रोक दिया। उसकी पकड़ में कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सी मिन्नत थी। रूहानी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। जहाँ नशा तो था, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा अधूरापन था। मिस्टर आहूजा, आप होश में नहीं है। आप यहीं बैठिए, हम आरब को लेकर आते हैं। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, पर सौर्य ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी और भारी हो गई थी। जवाब दो रूहानी, क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रखता है? क्या उसकी बातें तुम्हें वो सुकून देती हैं जो मैं कभी नहीं दे पाया? मैंने तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, पर जितनी नफरत मैंने तुमसे की, उससे कहीं ज्यादा खुद से करने लगा। रूहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सौर्य का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि वह उसकी गर्म और शराब की महक वाली सांसें महसूस कर सकती थी। उसने खुद को संभाला और उससे दूर होते हुए खुद से बोली, क्या करें हम? इन्हें इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकते। और आरब अभी अबीर से बात कर रहा होगा। आर्यन नहीं, आर्यन को नहीं बुला सकते। क्या करें? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सौर्य हिलते डुलते खड़ा होकर उसके करीब आकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, रूहानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रूहानी उसकी तरफ देखने लगी। सौर ने अपनी बोझिल पलकें झपकाते हुए अपने हाथों से दोनों कान पकड़कर लड़खड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी रूहानी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाए, लेकिन तुमने फिर भी उस आयशा से बचा लिया। सौर के मुंह से माफ़ी सुनकर रूहानी का कलेजा मुंह को आ गया। जिस शख्स ने कभी झुकना नहीं सीखा था, वह आज नशे की हालत में अपनी सारी अकड़ और घमंड को ताक पर रखकर उसके सामने कान पकड़कर खड़ा था। रूहानी की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई कि सौर्य इस वक्त अपने अंदर के उस पछतावे से लड़ रहा है जिसे उसने 2 साल से एक पत्थर के मुखौटे के पीछे छुपा रखा था। सौर्य का संतुलन बिगड़ने लगा और वह गिरने ही वाला था कि रूहानी ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। सौर्य जी, खुद को संभालिए, रूहानी ने उसे सहारा देते हुए कहा। सौर्य ने अपना सिर रूहानी के कंधे पर रख दिया और किसी छोटे बच्चे की तरह बुदबुदाने लगा। रूहानी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, करनी भी चाहिए। मैं उस रात अंधा हो गया था, पर यकीन मानो हर रात मैंने उस आयशा के धोखे और अपनी गलती के बारे में सोचा है। मुझे लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर तुम तो मेरी सांसों में बसी हो। रूहानी को महसूस हुआ कि सौर्य का शरीर अब और ज्यादा भारी हो रहा है। वह जानती थी कि उसे इस हालत में घर गया तो त्रिलोक जी बहुत नाराज होंगे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे अपने होटल रूम में ले जाएगी। सौर्य जी, चलिए, रूहानी उसके हाथ अपने कंधे पर रखती और बहुत मुश्किल से उसे पार्किंग की ओर ले जाती है। वो कार का दरवाजा खोलकर पीछे सीट पर सौर्य को लेटाकर दरवाजा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर ड्राइविंग करने लगती है। सौर्य नशे में बुदबुदाए जा रहा था। कुछ देर में रूहानी अपने रूम में पहुंच चुकी थी
वो रूम के अंदर आती है और सौर्य को बेड पर लिटा देती है। रूहानी ने बहुत मशक्क़त के बाद सौर्य को बेड पर लिटाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी काली साड़ी का पल्लू बार बार कंधे से फिसल रहा था। जैसे ही रूहानी ने सौर्य के जूते उतारने के लिए नीचे झुकना चाहा, सौर्य ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा। रूहानी संभल नहीं पाई और सीधे सौर्य के ऊपर जा गिरी। कमरे की मध्यम रोशनी और बाहर से आती ठंडी हवा के बीच दोनों के बीच की दूरियां पल भर में सिमट गईं। सौर्य ने अपनी अर्ध खुली आंखों से रूहानी को देखा। नशे के धुंधलके में भी उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो रूहानी के दिल के आर पार निकल गई। तुम फिर से जाने के लिए उठी थी ना? सौर्य ने बेहद धीमी और रुंधी हुई आवाज में पूछा। उसकी उंगलियां रूहानी की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। रूहानी ने अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की। सौर्य जी, आप होश में नहीं हैं, छोड़िए हमें। होश में आकर भी क्या मिला रूहानी? सौर्य फुसफुसाया। उसने अपना दूसरा हाथ रूहानी के चेहरे की ओर बढ़ाया और उसकी कोमल त्वचा को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगा। 2 साल, 2 साल मैंने खुद को इस नफरत की आग में जलाया है। हर रात मैंने तुम्हारे चेहरे को याद किया और फिर खुद को सजा दी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि जब उसने तुम्हें छुआ तो मेरे अंदर क्या टूट गया? रूहानी की आंखों में आंसू छलक आए। सौर्य का स्पर्श उसे उन यादों की ओर ले जा रहा था जिन्हें उसने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। मुझे पता है मैं गुनहगार हूँ। सौर्य ने रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच भर लिया। उसकी आंखें रूहानी के होठों पर ठहर गईं। लेकिन इस गुनाह की सजा मैं तिल तिल कर काट रहा हूँ रूहानी। प्लीज आज रात मत जाओ, मुझे इस अंधेरे में अकेला मत छोड़ो। इससे पहले कि रूहानी कुछ कह पाती, सौर्य ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी और धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। सौर्य ने अपना चेहरा रूहानी की गर्दन में छुपा लिया, जहां उसकी गर्म सांसों ने रूहानी के शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। सौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूहानी, आई आई। रूहानी की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सौर्य के अधूरे शब्दों ने रूहानी के दिल की धड़कनों को जैसे रोक ही दिया था। वह जानती थी कि वह क्या कहने वाला था, लेकिन नशे और थकान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सौर्य अब गहरी नींद में था, लेकिन उसका हाथ अब भी रूहानी की कलाई को किसी कीमती चीज की तरह थामे हुए था। रूहानी कुछ पल के लिए वैसी ही रुकी रही। उसका चेहरा सौर्य के सीने के करीब था। उसे सौर्य के दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वह धीरे से उठी और सौर्य के घायल हाथ को देखा। पट्टी फिर से ढीली हो गई थी और घाव से हल्का सा खून रिस रहा था। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? रूहानी ने सिसकते हुए धीरे से कहा। उसने फर्स्ट एड किट निकाली और बहुत ही नजाकत से उसके घाव को साफ किया। सौर्य नींद में थोड़ा सा कसमसाया, लेकिन उसने रूहानी का हाथ नहीं छोड़ा। रूहानी ने उसके माथे पर आए पसीने को पोंछा और उसे ठीक से कंबल उड़ा दिया। पूरी रात रूहानी सो नहीं सकी। वह बेड के पास वाली चेयर पर बैठी रही और सोए हुए सौर्य को देखती रही। उसके दिमाग में सौर्य की वो माफी, उसका कान पकड़कर सॉरी कहना और वह अधूरे शब्द बार बार गूंज रहा था। क्या सच में सौर्य बदल गया है या ये सिर्फ शराब का असर था? सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों से छनकर सौर्य के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें मूंद लीं। सिर में एक तेज दर्द था। उसने महसूस किया कि वह अपने कमरे में नहीं है। जैसे ही उसने करवट ली, उसने देखा कि रूहानी कुर्सी पर ही सो गई है। सौर्य को कल रात की धुंधली यादें आने लगीं। उसका नशे में गार्डन में बैठना, रूहानी का आना और फिर उसका कान पकड़कर माफी मांगना। सौर्य धीरे से उठा और रूहानी के करीब गया। वह उसे सोते हुए देख ही रहा था कि तभी रूहानी के फोन पर लगातार कॉल्स आने लगे। स्क्रीन पर आर्यन का नाम चमक रहा था। रूहानी हड़बड़ाकर उठी और सौर्य को सामने देख थोड़ी असहज हो गई। उसने तुरंत फोन उठाया। हाँ आर्यन, क्या हुआ? रूहानी, तुम कहाँ हो? कल रात पार्टी से तुम कब निकली? मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? आर्यन की आवाज में फिक्र और थोड़ी बेचैनी साफ झलक रही थी। रूहानी ने एक नज़र सामने खड़े सौर्य पर डाली, जो आर्यन का नाम सुनते ही फिर से उसी पुरानी सख्त मुद्रा में आ गया था। उसकी आंखों में कल रात वाली नरमी की जगह अब एक तीखी जलन ने ले ली थी। आर्यन, वो हम ठीक हैं। कल रात हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी रूम वापस आ गए। रूहानी ने बात घुमाते हुए कहा। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। तुम आ जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आर्यन बोला। ओके कहकर रूहानी ने कॉल कट कर जैसे ही जाने लगती है कि तभी सौर्य की आवाज़ से उसके कदम रुक जाते हैं। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? उसे सच क्यों नहीं बताया कि कल रात तुम और मैं साथ थे?
सौर्य बोला। यह सुनकर रूहानी बोली, आप होश में नहीं थे इसलिए हमें मजबूरन आपको यहाँ लाना पड़ा। क्यों? तुम चाहती तो मुझे मेरे घर ले जा सकती थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आई। सौर्य उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला। रूहानी उसे अपनी ओर आता देख अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, आपको नशे की हालत में देखकर अंकल बहुत गुस्सा होते, इसलिए हमने। रूहानी की बात बीच में ही रह गई क्योंकि सौर ने उसे दीवार के पास घेर लिया। उसकी आंखों में अब कल रात का नशा तो नहीं था, लेकिन एक ऐसी शिद्दत थी जो रूहानी को बेचैन कर रही थी। सिर्फ डैड की वजह से? सौर्य की आवाज़ भारी थी। वह रूहानी के इतना करीब था कि रूहानी उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी। हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपकी वजह से घर में किसी को तकलीफ पहुंचे। रूहानी ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला। सौर ने एक हाथ दीवार पर टिकाया और दूसरा हाथ रूहानी के चेहरे के पास ले जाकर उसके बालों की एक लट को कान के पीछे किया। उसके स्पर्श की तपिश से रूहानी के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। सिर्फ घर वालों की फिक्र थी या फिर कल रात जो मैंने कहा वो सच से भाग रही हो? सौर ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। रूहानी, नशे में इंसान अक्सर वही कहता है जो उसके दिल में सबसे गहरे कोने में दबा होता है, और कल रात जो मैंने कहा वो मेरा सबसे बड़ा सच है। रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वो, आर्यन नीचे इंतजार कर रहा है, हमें जाना चाहिए। सौर्य के चेहरे पर आर्यन का नाम सुनकर एक कड़वी मुस्कान आई। वह पीछे हटा और अपना कोट उठाते हुए बोला, जाओ, उसे इंतजार नहीं कराना चाहिए। और याद रखना, भाग तुम मुझसे सकती हो, खुद से नहीं। रूहानी नीचे पहुंची जहां आर्यन पहले से ही टेबल पर बैठा था। रूहानी के चेहरे की थकान और उसकी आंखों की उलझन आर्यन से छुपी नहीं रही। रूहानी, तुम ठीक तो हो? रात भर सोई नहीं क्या? आर्यन ने फिक्र से पूछा। रूहानी ने बस सिर हिला दिया। अभी उसने कॉफी का घूंट लिया ही था कि उसके फ़ोन पर रिया का कॉल आया। रूहानी ने फ़ोन उठाया और तभी दूसरी ओर से रिया का फ़ोन आया। हेलो, रूहानी ने फ़ोन उठाकर कहा। तभी रिया की चहकती हुई आवाज़ आई। रूहानी, अभी राज हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहा है। आरब ने घर पर सबसे बात कर ली है। रिया की बात सुनकर रूहानी मुस्कुराकर बोली, हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रूहानी। थैंक यू सो मच, रिया बोली। रिया की खुशी रूहानी के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान ले आई। रूहानी, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। हाँ रिया, हम बस निकल ही रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, हम अभी आते हैं। रूहानी ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा। आर्यन, जो तब से रूहानी के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा छिड़कर बोला, अब क्या हुआ? नाश्ता तो ठीक से कर लो रूहानी, यह आहूजा फैमिली तुम्हें सांस भी लेने देता है या नहीं? रूहानी ने अपना बैग संभाला और खड़ी हो गई। आर्यन, रिया हमारी दोस्त है, आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है और उसने हमें याद किया है, तो हमारा वहाँ होना ज़रूरी है। तुम ऑफिस पहुँचो, अब बाद में आते हैं। रूहानी की आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिसने आर्यन को खामोश कर दिया। वह तेजी से होटल के बाहर निकली और कैब लेकर आहूजा मेंशन पहुंची। आहूजा मेंशन में खुशियों का माहौल था। संगीता जी डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पकवान सजा रही थीं। तभी रूहानी अंदर दाखिल हुई। आ गई मेरी बच्ची। संगीता जी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। रूहानी उनके गले लगते ही जैसे टूट सी गई। सारी रात की थकान, उलझन और दिल का बोझ एक पल के लिए उनकी गोद में ढल गया। क्या हुआ? संगीता जी ने उसका माथा थपथपाते हुए पूछा। चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रूहानी ने जल्दी से खुद को संभाल लिया। हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं आंटी, हम ठीक हैं। तभी ड्राइंग रूम से रिया की आवाज़ आई। रूहानी। रिया लगभग दौड़ती हुई आई और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तू आ गई, मुझे पता था तू आएगी। ऐसे मौके पर कैसे नहीं आते? रूहानी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। उसी वक्त आरब भी मुस्कुराते हुए पास आया। थैंक यू रूहानी, अगर तुम उस दिन रिया का साथ नहीं देती तो शायद आज ये दिन नहीं देख पाते। रूहानी ने नजरें झुका ली। दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते। तभी घर के दरवाजे पर फिर से आहट हुई और सौर्य अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर की एक बटन खुली थी। उसकी नजरें सीधे रूहानी से टकराईं। रूहानी ने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं और रिया से बातें करने का नाटक करने लगी। सौर्य, संगीता जी ने आवाज़ दी, तुम भी आ गए? जाओ फ्रेश होकर जल्दी नीचे आओ, अबीर और उसके मम्मी पापा बस पहुंचने ही वाले होंगे। सौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी नज़र रूहानी के चेहरे पर टिकाई और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई।
अबीर अपने माता पिता के साथ अंदर दाखिल हुआ। अबीर ने सफ़ेद कुर्ते के ऊपर एक नेवी ब्लू नेहरू जैकेट पहनी थी और वह काफ़ी प्रभावशाली लग रहा था। आरब ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। ड्राइंग रूम में त्रिलोक आहूजा जी सोफे पर बैठे थे। जैसे ही त्रिलोक जी और अबीर के पिता ने हाथ मिलाया और बातचीत शुरू हुई, अबीर रिया की ओर देखकर इशारा कर रहा था। रिया की नज़रें बार बार झुक जाती और फिर चुपके से रूहानी को ढूंढती। रूहानी हर बार हल्की मुस्कान के साथ उसका हौसला बढ़ाती। हमें रिया बहुत पसंद है, अबीर की माँ ने कहा, और अगर आप सबको मंजूर हो तो हम ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। संगीता जी की आंखें भर आईं। हमारी बेटी खुश रहे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी आपस में गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। रूहानी सबको खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। सौर्य की नज़र रूहानी पर ही टिकी थी। अबीर के पिता ने त्रिलोक जी से कहा, त्रिलोक जी, तो फिर हम पंडित जी से कहकर अगले महीने का शुभ मुहूर्त निकलवा लें। त्रिलोक जी ने मुस्कुराकर हामी भरी। बिल्कुल, आहूजा खानदान की बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आरब ने रिया के मुंह पर मिठाई डालते हुए कहा, मुबारक हो चुहिया, आखिर तुझे तेरा राजकुमार मिल ही गया। आरब के इस मजाक पर रिया शर्मा गई और पूरे हॉल में ठहाकों की गूंज सुनाई दी। अबीर के माता पिता वहां से चले जाते हैं। रिया रूहानी को अपने साथ कमरे में ले जाती है। आरब भी उनके साथ ही था। कमरे में आकर रिया रूहानी के गले लगते हुए बोली, रूहानी, रूहानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। आरब रिया के सर पर धीरे से चपत लगाते हुए बोला, इतना मत उछल, अभी तो बस रिश्ता तय हुआ है। मुझे तो अभी से ही अबीर की फिक्र होने लगी है। तुझे संभालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिया ने उसे चिढ़ाते हुए जीभ निकाली। तू अपनी फिक्र कर, बेचारी प्रिया, पता नहीं किस बंदर को अपना दिल दे बैठी। रूहानी उन दोनों भाई बहन की नोकझोंक देखकर अपनी सारी परेशानियां भूल गई। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद एक शांत सुबह हो। बस करो तुम दोनों, आरब, आज तो इसे छोड़ दो, बेचारी कितनी खुश है। तभी संगीता जी की आवाज़ आई। वो नीचे सबको खाने के लिए बुला रही थी। खाने के बाद रूहानी सबसे बोली, अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। रूहानी की बात सुनकर दादी बोली, अरे रूहानी बेटा, तू जा क्यों रही है, यहीं हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती। संगीता जी भी बोली, हाँ बेटा, हमारा घर होते हुए तुम होटल में रुकी हो, क्या हम इतने पर आए हैं। दादी और संगीता जी की बात सुनकर रूहानी एक पल के लिए निरुत्तर हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे समझाए। इस घर की दीवारें उसे उसके बीते हुए कल की याद दिलाती हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, बस वह ऑफिस का काम। और रूहानी ने बहाना बनाने की कोशिश की। त्रिलोक जी ने भी अपनी गंभीर आवाज में मोहर लगा दी। संगीता सही कह रही है रूहानी बेटा, जब तक तुम शहर में हो इसी घर में रहोगी। आरब, अभी जाकर होटल से रूहानी का सामान ले आओ। जी डैड, आरब ने चहकते हुए कहा और रूहानी को बोलने का मौका दिए बिना ही बाहर की तरफ दौड़ गया। रूहानी बेबसी से सबको देखती रह गई। रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। चल रूहानी, तू मेरे ही कमरे में रहेगी, हम ढेर सारी बातें करेंगे। रात के खाने के बाद जब पूरा घर शांत हो गया, रूहानी बालकनी में खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। वह सोच रही थी कि किस्मत उसे बार बार उसी मोड़ पर क्यों ले आती है जहाँ से वह भागना चाहती है। तभी उसका फोन बज उठा। रूहानी फोन उठाकर कान पर लगाती है। रू, मैंने सुना तुम आहूजा फैमिली के घर पर हो। आर्यन की आवाज में हल्की चिढ़ थी। हाँ आर्यन, वो आंटी अंकल दादाजी और दादी ने हमें इतना कहा कि हम मना नहीं कर पाए, रूहानी बोली। आर्यन की तरफ से कुछ पलों की खामोशी रही, जैसे वो अपनी नाराजगी को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, रू, तुम जानती हो कि उस घर से जुड़ी यादें तुम्हारे लिए कितनी पेनफुल हो सकती हैं, फिर भी तुम वहीं रुक गई। क्या तुम खुद को फिर से उसी आग में झोंकना चाहती हो। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखते हुए आसमान की ओर देखा। हम भागना नहीं चाहते आर्यन, शायद नियति चाहती है कि हम इन यादों का सामना करें। और फिर रिया की खुशी, हम उसे उदास नहीं देख सकते थे। ठीक है, आर्यन का स्वर अब थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें जरा भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम एक पल भी वहां नहीं रुकोगी। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊँगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रिया अंदर आई। उसके हाथ में दूध के 2 गिलास थे। अभी तक सोई नहीं और किससे बात कर रही थी। रिया ने शरारत से आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। बस आर्यन का फ़ोन था। रूहानी ने बात संभालने की कोशिश की। आर्यन, ये वही है ना जो कल पार्टी में तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। रिया उससे बोली।
हाँ, तुम्हें पता है रिया, जब हम अकेले उस अनजान देश में थे ना, तब आर्यन ने हमारी बहुत हेल्प करी और हम कब इतने अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। और अब हम पार्टनर बन चुके हैं। हम डिजाइन करते हैं और वो सारे मीटिंग्स देखता है। सही है यार। वैसे रूहानी लड़का बुरा नहीं है, रिया ने शरारती लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर रूहानी हंसते हुए बोली, रिया तुम भी ना सच में पागल हो। तभी रिया का फोन बजता है, वो देखती है अबीर का फोन था। रूहानी रिया को देखकर शरारती मुस्कान लिए बोली, ओहो, लगता है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है। तुम दोनों बातें करो, हम जरा छत से टहल कर आते हैं। रूहानी रिया को प्राइवेसी देने के इरादे से बोली और वहां से चली गई। रूहानी कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पूरा घर अब नींद के आगोश में समा चुका था। बस गलियारे की हल्की पीली रोशनी फर्श पर अपनी परछाई बना रही थी। जैसे ही वे छत पर पहुंची, ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। छत के कोने में जाकर वह मुंडेर के सहारे खड़ी हो गई। सामने शहर की झिलमिलाती लाइटों से चिढ़ा रही थी। वह यादों के उस भंवर से बचना चाहती थी, लेकिन इस घर का कोना कोना उसे किसी पुराने जख्म की तरह कुरेद रहा था। क्यों रूहानी, खुद को दर्द देकर क्या साबित करना चाहती हो? उसने खुद से फुसफुसाते हुए सवाल किया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा शायद आरब होगा, जो फिर से उसे तंग करने आया है। आरब प्लीज, अभी हमारा मूड मजाक का बिल्कुल नहीं है, तुम नीचे जाओ। रूहानी ने पीछे मुड़े बिना कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे सामने वाले की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रूहानी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। वह धीरे से पीछे मुड़ी। इतने सालों बाद भी तुम्हारी आदतें नहीं बदली रूहानी। आज भी जब परेशान होती हो तो छत का ही सहारा लेती हो। वह भारी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनकर रूहानी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और सब गले में ही फंसकर रह गए। आप यहाँ? रूहानी की आवाज कांप रही थी। वह साया धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा। चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो रूहानी पढ़ नहीं पा रही थी। शायद गुस्सा, शायद तड़प, या शायद कुछ और। ये मेरा घर है रूहानी, भूल गई? और अब जब तुम खुद चलकर यहाँ आई हो तो मुझे लगा स्वागत करना तो बनता है। उसने बहुत करीब आकर कहा। रूहानी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुडेर ने उसका रास्ता रोक दिया। वह उसके इतने करीब था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू रूहानी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। सौर की नज़दीकी रूहानी के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। एक ऐसा डर जिसे वह सालों पहले पीछे छोड़ आई थी, और एक ऐसी कशिश जिसे वह आज भी खुद से स्वीकार करने में कतराती थी। रूहानी ने अपनी नज़रें झुका लीं और खुद को संभालते हुए बोली, हमें जाने दीजिए। जैसे ही वे उसके बगल से गुजरने लगी, सौर ने तेजी से अपना हाथ मुडेर पर टिकाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बातों का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ। भाग क्यों रही हो मुझसे? या अपनी उन यादों से जो आज भी इस घर की हवाओं में है? सौर्य की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। हम किसी से नहीं भाग रहे, रूहानी उससे अपनी नजरें हटाकर बोली। उसकी बात सुनकर सौर्य व्यंग भरी मुस्कान लिए बोला, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? रिया हमारा वेट कर रही है, हमें जाना है। रूहानी बोली। सौर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उनके बीच का फासला इतना कम था कि रूहानी को अपनी खुद की धड़कनें शोर करती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ भी मुडेर पर टिका दिया, जिससे रूहानी उसके दोनों हाथों के बीच कैद होकर रह गई। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। आरब प्रिया के साथ फोन पर बात करते हुए छत पर आ जाता है। तभी उसकी नज़र सौर्य और रूहानी पर पड़ी। उन दोनों को इस तरह देखकर उसके कदम वहीं दरवाजे पर ही रुक गए। आरब की आवाज़ न आते देख दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज़ आई, हेलो, आरब सो गए क्या? आरब प्रिया की आवाज़ सुनकर धीरे से बोला, प्रिया, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं अभी क्या देख रहा हूँ। प्रिया हैरानी से बोली, क्या? रूहानी और सौर्य भाई एक साथ छत पर, वो भी अकेले? आरब बोला। उसकी बात सुनकर प्रिया को कुछ समझ में नहीं आया। आरब तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मतलब, ये दोनों इस तरह अकेले, आई थिंक इनके बीच कुछ तो चल रहा है। आरब बोला। प्रिया के कान जैसे ही आरब की यह बात सुनी, वह भी सोच में पड़ गई। आरब, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो? सौर्य भाई का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, और रूहानी, वह तो इतने सालों बाद आई है। नहीं प्रिया, तुम यहाँ नहीं हो इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस तरह भाई उसे घेरे खड़े हैं और रूहानी के चेहरे के हाव भाव, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता।
आरब ने अपनी आवाज़ और धीमी करते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों को उसके यहाँ होने का पता चले। तभी छत पर हवा का एक झोंका आया। रूहानी, जो पहले से ही घबराई हुई थी, आरब की धीमी फुसफुसाहट सुनकर चौंक गई। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें दरवाजे पर खड़े आरब पर पड़ीं। आरब! रूहानी के मुंह से डर के मारे एक हल्की चीख निकल गई। सौर्य ने भी फौरन अपना हाथ मुठभेड़ से हटाया और बड़ी सहजता से पीछे मुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वही पुराना दबदबा था। आरब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौर ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए पूछा। आरब सकपका गया। उसने जल्दी से फोन काटा और हकलाते हुए बोला, भाई, वो मैं तो बस प्रिया से बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों यहाँ हैं। मतलब हवा खा रहे हैं। रूहानी को वहाँ थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो बिना सौर्य की तरफ देखे आरब के पास से तेजी से गुजरी और नीचे की तरफ दौड़ गई। उसे लग रहा था कि जैसे आरब की नज़रों ने उस पर कोई इल्जाम लगा दिया हो। आरब ने सौर्य की तरफ शरारती नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मामला काफ़ी सीरियस लग रहा है। रूहानी तो ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सौर्य ने आरब के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा दबाते हुए कहा, जितना देख रहे हो आरब, उतना ही समझो। अपनी इस जासूसी वाले दिमाग को जरा आराम दो और नीचे जाकर सो जाओ। सौर्य वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद आरब के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने फिर से प्रिया को फोन लगाया। प्रिया, पक्का दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। भाई के तेवर बता रहे हैं कि रूहानी को पसंद करते हैं, लेकिन इस स्पीड से तो इनकी दाल गलने से रही। लगता है वारब दी गिरेट को ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह घर में हलचल सामान्य से कुछ ज्यादा थी। नाश्ते की मेज पर आरब बार बार कभी सौर्य को देखता तो कभी रूहानी को, फिर दबी हुई हंसी हंसने लगता। संगीता जी ने सबको पराठे परोसते हुए कहा, सौर्य, आज तू भी बच्चों के साथ मॉल चला जा। अबीर के घर शगुन भेजना है। आरब और रिया तो अपनी मस्ती में रहेंगे। तू साथ रहेगा तो खरीदारी ढंग से हो जाएगी। मम, मुझे ऑफिस जाना है। सौर ने पराठे खाते हुए बोला। तभी दादी बोली, अरे छोरा, एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा तो तेरी कंपनी बंद हो जाएगी क्या? तेरी बहन का ब्याह होने जा रहा है। भाई होने के नाते तेरे भी कोई फर्ज है कि नहीं? रूहानी को देख, रिया के साथ मॉल जाने के लिए वो आज ऑफिस नहीं जा रही है, और तू? ओके दादी, चला जाऊंगा। सौर ने बात बीच में ही काट दी। तभी आरब ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें चमका दी। वो पराठे खाते हुए रूहानी से बोला, शांतिपुर एक्सप्रेस, तुम आर्यन को भी बुला लो। वो भी विवान और निशा की शादी के लिए कपड़े ले लेगा, और वैसे भी वो लंदन से आया है। यहाँ का ट्रेडिशन बताना हमारा फर्ज बनता है ना? आर्यन की बात सुनकर सौर्य खाते खाते रुक जाता है। आरब सौर्य का रिएक्शन देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। रूहानी मुस्कुराकर हामी से रिलाती है और आर्यन से बात करती है। रूहानी ने आर्यन को फोन लगाया और उसने तुरंत आने के लिए हाँ कर दी। आर्यन वैसे भी रूहानी को लेकर फिक्रमंद था, इसलिए उसे अहूजा हाउस के करीब रहने का कोई भी मौका छोड़ना मंजूर नहीं था। सौर्य के माथे पर एक सिकन उभरी, जिसे उसने चाय का घूंट पीकर छिपाने की कोशिश की। नाश्ता खत्म होते ही सब तैयार होने चले गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।